हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक आ गया है बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। आपको ध्यान होगा कि इसके पिछले टॉपिक में मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा ही बताई थी किसी निकाय के लिए, 2 आवेशों के निकाय के लिए, 3 आवेशों के निकाय के लिए, n आवेशों के निकाय के लिए। हमने विभिन्न प्रकार के निकाय वहाँ बनाए थे। पर आपको एक चीज़ वहाँ बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए, जो इस टॉपिक से भिन्न है, कि वहाँ पहले से बाह्य क्षेत्र उपस्थित नहीं था। मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ नहीं था। हम पहले आवेश को लेके जब आते थे तो वह बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन उसको लेके आते थे, तो उसमें किया गया कार्य शून्य आता था। फिर दूसरे आवेश को जब हम लेके आते थे तो उसमें कार्य जरूर होता था, क्योंकि वो पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र में उसको आना पड़ता था। ठीक है ना, क्योंकि पहला आवेश पहले आ चुका है तो उसके विद्युत क्षेत्र में फिर दूसरा आवेश आता था, इसलिए वहाँ कार्य होता था और वह कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता था। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंट ये है कि पहले से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो पहले से विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो फिर विभिन्न प्रकार के निकायों की ऊर्जा किस तरीके से रहेगी हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक है बाह्य क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। यहाँ बाह्य क्षेत्र का मतलब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो, जैसे मान लो मैंने ये एक्स वाई प्लेन लिया है, इस एक्स वाई प्लेन में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इस जगह पे पूरी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, किसी एक आवेश को लेकर आ रहे हैं, हम एक आवेश स्मॉल q है, उसको हम अनंत से किसी बिंदु p तक लाते हैं। ठीक है ना। और इस p की पोजीशन जो है मूल बिंदु के सापेक्ष r वेक्टर से दी जाती है, इसकी पोजीशन r वेक्टर है। तो हमें इस आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, पहले तो ये सोचें। क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जब हम पहला आवेश लेके आते थे तो हमें कार्य नहीं करना पड़ता था। हमें कार्य क्यों नहीं करना पड़ता था, क्योंकि पिछले टॉपिक में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर क्या था, विद्युत क्षेत्र नहीं था। तो पहले आवेश का इंटरेक्शन किसी क्षेत्र से होता ही नहीं था, वहाँ पर उस पर कोई बल लगाने वाला ही नहीं था। ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर हमने पहले आवेश को जब हम लेके आते थे तो हमारे लिए कार्य W1 0 आता था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अब यहाँ डिफरेंट क्या है कि यहाँ पहले से विद्युत क्षेत्र है। अब ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण से है ये हमें पता नहीं है। यहाँ हो सकता है आसपास कोई दूसरा आवेश निकाय हो, कोई शीट हो, कोई गोला हो, कुछ भी हो, किसी कारण से यहाँ पहले से विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में अगर अपन एक आवेश को लेके आएंगे तो अब पहला आवेश लाने में भी कार्य हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस आवेश पर कोई ना कोई बल जरूर लगेगा, क्योंकि पहले से विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है पिछले वाले टॉपिक में पहले आवेश को लाने में और इस टॉपिक में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, माना कोई आवेश Q प्रारंभ में अनंत पर है, ठीक है, तथा इसे वहाँ से विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में किसी स्थिति R वेक्टर पर लाया जाता है। ठीक है ना। बिंदु P पर लाते हैं जिसकी स्थिति हम R वेक्टर मान रहे हैं। यहाँ हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिया है इसको, पिछला टॉपिक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं लिया था। ठीक है ना। हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिया, इसलिए इसकी पोजीशन बता दी हमने कि बिंदु P की पोजीशन जो है वह R वेक्टर है और हमारा आवेश भी हमें यहाँ तक लेके आना है। ठीक है ना। तब इसे लाने में किया गया कार्य तो कार्य बराबर आप जानते हो, विद्युत क्षेत्र में जो कार्य होता है W बराबर Q VB माइनस V लिखते हो आप। जनरल फॉर्मूला हमारा ये है इसका, W बराबर Q0 VB माइनस VA, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है ना। इसको चाहे तो हम डेल्टा V भी कह सकते हैं। तो हमारा आवेश जैसे Q है तो हमने Q0 की जगह तो Q ले लिया है, और हम बिंदु B का मतलब जिस बिंदु पे आ रहे हैं बाद में। ठीक है ना। पहले कहाँ है, पहले तो अपन A मानते हैं जहाँ पर अपन होते हैं, और बाद में जहाँ आते हैं उसको अपन B मानते हैं। तो हम बिंदु P पर आ चुके हैं, इसलिए बिंदु P का पोटेंशियल हमें लिखना पड़ेगा। तो बिंदु P का पोटेंशियल अपन यहाँ मान रहे हैं VR वेक्टर। हम चाहे तो इसको VP भी कह सकते हैं, जैसे इस तरह से VP भी कह सकते हैं, पर हमने यहाँ पर चूंकि पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के सापेक्ष बताई है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इसको कि ये विभव का मान है R वेक्टर, मतलब R वेक्टर पोजीशन पर या स्थिति सदिश R वेक्टर पर V का मान है ये। ठीक है ना, विभव का मान है, तो इसको हमने VR वेक्टर कह दिया। ठीक है। और -0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम अनंत से आ रहे हैं और अनंत पे विभव का मान 0 होता है, इसलिए संचित जो ऊर्जा बनेगी, देखो कार्य तो कार्य आ गया, तो ऊर्जा किसके बराबर मानी जाती है, किए गए कार्य के बराबर। तो U बराबर हो जाएगा हमारे पास W। ठीक है ना। और ये W का मान हम यहाँ रख देंगे, तो जितना कार्य हमने किया है उतनी ऊर्जा इसमें संग्रहित हो गई, और उस संग्रहित ऊर्जा का मान हमारे पास आ गया QVR वेक्टर। ठीक है ना। इस तरीके से हम किसी एक सिंगल आवेश की भी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, या वह 0 नहीं आती है जब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। अगर यहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इस U का मान 0 आता। ठीक है ना, क्योंकि अपन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो उससे इंटरेक्शन होता ही नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। आइए स्टूडेंट, एक परिभाषा हम समझते हैं जो हमारी NCERT में दी गई है।
एनसीईआरटी में हमारा दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की परिभाषा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है ये हमें यहाँ पर समझना है। तो देखो बहुत आसान है। जैसे मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हम रख दें तो क्या होगा। जैसे हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक आवेश है और आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में बल लगता है, इस पर बल लगेगा ए बराबर क्यू ई के अनुसार, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे बल लगेगा उस बल के कारण इस क्षेत्र में गति करने लग जाएगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेश है और ऋणावेश पे बल हमेशा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर बाईं ओर जाने लग जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दाईं ओर है तो इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जाने लग जाएगा, ठीक है ना। और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का वेग चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ स्थिर था, अब जैसे बल लगेगा वो गति करने लगेगा तो उसका वेग चेंज होगा। तो वेग चेंज होने का मतलब वो त्वरित हो रहा है। क्या हो रहा है, वो त्वरित हो रहा है। तो हमें इसको कितना त्वरित करना है, इस परिभाषा को बनाने के लिए हमें इसको 1 वोल्ट त्वरित करना है, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करना है। 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो इसका विभव यहाँ पर सपोज करो 0 वोल्ट है, तो हमें इसको उस बिंदु तक ले जाना है जहाँ इसका विभव क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है ना। या जैसे मान लो यहाँ 10 वोल्ट है तो 10 से हमें 11 पे ले जाना है, मतलब डिफरेंस जो आना चाहिए वह 1 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। उतने विभवांतर तक त्वरित करने के लिए जो इसको आवश्यक ऊर्जा चाहिएगी, सिस्टम से जो ऊर्जा इसको मिलेगी, ठीक है ना, उसको अपन कहेंगे कि वो ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना। तो देखो यही परिभाषा यहाँ दे रखी है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या संग्रहित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा चाहिए तो उतनी ऊर्जा इसको सिस्टम से मिल जाएगी। या फिर इसको अपन एक, अगर मान लो इसको अपन क्षेत्र की दिशा में चलाएंगे, ठीक है ना, अगर इसको हम क्षेत्र की दिशा में चलाएंगे तो ये अपने आप तो क्षेत्र की दिशा में चलेगा नहीं, क्योंकि इस पर बल अपोजिट लग रहा है। तो फिर अगर हमें मान लो इसको क्षेत्र की दिशा में चलाना है तो हमें बाह्य रूप से कार्य करना पड़ेगा, और हम बाह्य रूप से कार्य करेंगे तो फिर वो हमारे द्वारा किया गया कार्य इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो उसको हम संग्रहित ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो दोनों तरह की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। देखो यहाँ पर U बराबर मैंने यूज कर लिया ऊर्जा को निकालने के लिए, Q डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आ रहे हैं, ठीक है ना। डेल्टा V को अपन पहले VB माइनस VA लिखते थे, शॉर्ट में उसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं। तो Q का मान तो जो आवेश हम लेके आ रहे हैं वो, तो इलेक्ट्रॉन हम लेके आ रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डेल्टा V डिफरेंस हम कितना करना चाहते हैं, 1 वोल्ट का, तो हमने 1 रख दिया। तो ऊर्जा का मान जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। और यही ऊर्जा जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, ठीक है ना। तो अपन ने कह दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। तो ज़्यादातर जो आवेशों के निकाय होते हैं उनमें जो यूनिट काम में आती है वो जूल कम काम में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा काम में आती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ ज़्यादा व्यवहारिक इकाई है, इसीलिए अपन इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेशन देखा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी और भी यूनिट्स इसमें अपन ले सकते हैं, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो का मतलब हो गया 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में लिखें तो ये सेम टर्म अपन यहाँ लिख देंगे। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 3 घात को इसको दे देंगे हम, तो -16 जूल रह जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल रह जाएगी। इसी प्रकार 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब 10⁻6 होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये वाला मान वापस ले लेंगे, तो 10⁻6 को इसके साथ सोल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल आ जाएगा। ऐसे फिर और बड़ी इकाई पे जाएं तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जी का मतलब गीगा, ठीक है ना। ये आपने सबने क्लास में पढ़े होंगे जो आगे प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसको भी सोल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻10 जूल, क्योंकि ये -19 या 9 है तो -10 वहाँ बच जाएगा। इसी प्रकार फिर 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेरा का मतलब होता है 10⁻12, 10⁻12 से गुणा कर देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻7 जूल। तो इस तरीके से हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपने एकल आवेश की ऊर्जा यहाँ पर हो गई। अब मैं 2 आवेशों के निकाय की ऊर्जा निकालूंगा, पर यहाँ पर फिर वही डिफरेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में हम 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। चलते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट, ज्ञात करते हैं 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और बाह्य क्षेत्र में ज्ञात करेंगे, मतलब पहले से वहाँ बाह्य क्षेत्र उपस्थित है। तो देखो मैंने एक XY प्लेन लिया है और XY प्लेन में मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र E वेक्टर पहले से इस रीजन में उपस्थित है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, आवेशों को लेके आएंगे। हमारे आवेश पहले अनंत पर हैं, 2 आवेश Q1 और Q2। तो Q1 को तो अपन इस पथ से लेके आते हैं और Q1 को हम बिंदु A पर लेकर आ गए।
बिंदु ए की पोजीशन जो है मूल बिंदु के सापेक्ष वो r1 वेक्टर है, और यहाँ पर जो विद्युत विभव है वो कहलाएगा v1 एट r1 वेक्टर। ठीक है ना, r1 पोजीशन पे विभव का मान हमने क्या मान रखा है, v1 मान रखा है। ये विभव जो होता है विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पहले से विद्युत क्षेत्र है तो उसके कारण उत्पन्न विभव है ये। ठीक है ना, बिंदु ए पर। ऐसे फिर हम जब दूसरे आवेश को लेके आएंगे, तो दूसरे आवेश को हम बिंदु बी तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो उत्पन्न विभव है विद्युत क्षेत्र के कारण वो v2 8 r2 वेक्टर है, और बिंदु बी की पोजीशन को हमने r2 वेक्टर से बताया है। इसके अलावा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने यहाँ पर डेल्टा आर वेक्टर नाम दिया है। हम चाहे तो डेल्टा आर वेक्टर को यहाँ पर सदिश के रूल से, सदिश त्रिभुज नियम आपने 11th क्लास में पढ़ा है, उस रूल से हम इसको r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी का यूज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ कि आवेश जो पहला आवेश अपन लेके आए अनंत से बिंदु ए तक, उसमें कुल कितना कार्य हुआ। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है माना दो आवेश Q1 Q2 प्रारंभ में अनंत पर है तथा इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्रमशः स्थिति r1 वेक्टर व r2 वेक्टर पर लाया जाता है। आवेश Q1 को स्थिति r1 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य, तो W1 बराबर हो जाएगा Q1, यहाँ पर आता है VB माइनस VA। तो बाद की पोजीशन हमारी यहाँ पर इस पॉइंट पर है, तो यहाँ का विभव हमने लिख दिया V1 एट r1 वेक्टर, मतलब r1 वेक्टर पे विभव का मान V1 माइनस जहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, तो अनंत पे विभव का मान 0 होता है। तो कुल मिला के इस बिंदु पर जो कार्य हुआ लाने में वो हुआ Q1 V1 एट r1 वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आवेश Q2 को लेके आएंगे, तो आवेश Q2 को स्थिति R2 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य, तो W2 बराबर आएगा देखो Q2 V2 R2 वेक्टर प्लस K Q1 बटा डेल्टा R वेक्टर। अब आप ये देखो कि ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ क्यों आ रही है, इसका कारण समझना आप। ये तो जो विभव है V2 R2 वेक्टर, ये तो बिंदु B पर विभव का मान है विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है ना, लिखा हुआ है देखो V2 R2 वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र के कारण R2 स्थिति पर उत्पन्न विभव का मान है। ठीक है ना, प्लस अपन ने ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर बिंदु बी पर जो विभव है वह ए के कारण भी उत्पन्न होगा, क्योंकि ए पहले आ चुका है, और ए पहले आ चुका है तो ए अपना विभव भी यहाँ उत्पन्न करेगा। तो इस बिंदु पर दो तरह के विभव रहेंगे, एक तो विद्युत क्षेत्र के कारण और एक आवेश Q1 के कारण। तो अपन ने ये आवेश Q1 का ही विभव लिखा है। आवेश Q1 का किसी भी आवेश का विभव का फॉर्मूला होता है KQ बटा R। तो K और जिसके कारण है वो Q1, और बटा R का मतलब इस आवेश से बिंदु B तक की दूरी, जो हमने यहाँ डेल्टा आर वेक्टर मान रखी है, तो डेल्टा आर वेक्टर का मापांक कर देंगे दूरी निकालने के लिए, क्योंकि डेल्टा आर वेक्टर तो एक सदिश है, उसकी दूरी निकालने के लिए, उसका परिमाण निकालने के लिए हम उसके ऊपर मापांक का साइन लगा देंगे, इसीलिए ये मान यहाँ तक आया है। तो इस बिंदु पर टोटल विभव ही आ गया, और चूंकि हम अनंत से लेकर आ रहे हैं तो चाहे तो लास्ट में -0 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो -0 हम लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा कुल कार्य जो जाएगा, देखो इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो Q2 V2 R2 वेक्टर प्लस यहाँ पर एक Q2 आ जाएगा, तो K Q1 Q2, और डेल्टा आर वेक्टर का मान मैं रख सकता हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मापांक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुल कार्य कितना हुआ, देखो कुल कार्य हो गया हमारा W1 प्लस W2, और इसी कार्य को हम संचित ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि हमने कार्य किया है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है निकाय में। तो निकाय बनने में देखो कुल कार्य हो गया W1 प्लस W2, इसलिए निकाय की ऊर्जा U बराबर W1 प्लस W2, और दोनों मानों को हम जोड़ देंगे W1 का और W2 का, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ये U बराबर Q1 V1 एट R1 वेक्टर प्लस Q2 V2 एट R2 वेक्टर प्लस K Q1 Q2 बटा मोड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस तरह से हम दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, बस केवल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम उसमें पढ़ेंगे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव को भी हम किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो उसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा वहाँ होती है ये अपन समझते हैं। ठीक, तो आइए स्टूडेंट अब ज्ञात करते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक हमारा बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसका क्या अर्थ है कि हमारे पास पहले से कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और उसमें हम क्या करना चाहते हैं, एक द्विध्रुव को लाकर रखना चाहते हैं। हम जानते हैं द्विध्रुव के आवेश -Q और +Q होते हैं, तो पहले दोनों आवेश अनंत पे रहेंगे। अनंत से पहले हम -Q आवेश को लेकर आएंगे बिंदु ए पर, फिर हम अनंत से ही +Q आवेश को लेकर आएंगे बिंदु बी पर, और दोनों के बीच की दूरी हम 2a रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं द्विध्रुव निकाय में दोनों के आवेशों के बीच की दूरी 2a होती है। और हम इस तरह से लाएंगे कि ये द्विध्रुव निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए, या विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है
वह क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए। इस तरह से हम यहाँ पर लाकर इसको रखेंगे। तो यहाँ तक जब हम लेके आएंगे तो हमारे द्वारा कार्य होगा, पहले आवेश को लाने में कार्य होगा, दूसरे आवेश को लाने में कार्य होगा, और कुल कार्य जो हम करेंगे वो इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। उसी ऊर्जा को हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो देखो पहले मैंने परिभाषा रख ली है। परिभाषा क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। और उसका मान जो आएगा वो मैंने पहले यहाँ रख दिया है। इस मान की भी हम गणना करेंगे, पर आपको परिभाषा के साथ याद रखने के लिए ये फॉर्मूला मैंने पहले रख दिया है कि द्विध्रुव की ऊर्जा कितनी बनेगी। तो द्विध्रुव की ऊर्जा बनती है U बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये पी वेक्टर कहलाता है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, जो हमने पहले पढ़ा था जब हमने इस द्विध्रुव की बात करी थी। और ई वेक्टर यहाँ विद्युत क्षेत्र है ही सही, डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच में। इस डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो ये मान आ जाएगा माइनस के पी कोस थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये जरूर याद रखना है। और यहाँ पर थीटा का मतलब है कि द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ यहाँ पर थीटा कोण बनाता है। अब इस ऊर्जा की गणना कैसे होगी, इसके लिए देखो हम देखते हैं। तो आइए इस ऊर्जा की गणना करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की गणना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो देखो हम जानते हैं कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पी कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। ये फॉर्मूला हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। हमने एक द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात किया था, ठीक है ना। तो ये वो फॉर्मूला वहीं से मैंने लिया है। इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी बिंदु पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, या किसी स्थिति पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ स्थिति का मतलब किसी कोण थीटा की थीटा स्थिति पर, ठीक है ना, इसका मतलब ये रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये मैं सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस जैसे मैं बाहर लूँगा ये टर्म आगे आ जाएगी, ये टर्म पीछे चली जाएगी। तो देखो बन जाएगा माइनस पी कोस θ2 माइनस कोस θ1, ठीक है ना, ये टर्म आगे आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस पी को अंदर गुणा कर देंगे। तो माइनस पी कोस θ2, ठीक है ना, और ये माइनस एजिटीज यहाँ रहेगा, फिर ये मान पीछे चला जाएगा। तो माइनस पी कोस θ1। अब देखो हम ये जानते हैं कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में अंतर के बराबर भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम U2 माइनस U1 भी कह सकते हैं, डेल्टा U या U2 माइनस U1। तो अगर इससे इसको कंपेयर करें, जो कार्य ये हमारा आ गया है इसको इससे कंपेयर करें, तो मैं इस आगे वाले टर्म को U2 कह सकता हूँ और माइनस इस टर्म को हम U1 कह सकते हैं। तो हमें क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि U1 स्थिति पर, सॉरी 1 स्थिति पर, 1 का मतलब θ1 स्थिति पर द्विध्रुव निकाय की ऊर्जा माइनस पी कोस θ1 है, और θ2 स्थिति पर द्विध्रुव निकाय की स्थितिज ऊर्जा माइनस पी कोस θ2 है। तो सामान्य रूप से अगर किसी थीटा के लिए कहें तो सामान्य रूप से किसी थीटा स्थिति पर ऊर्जा का मान माइनस पी कोस θ होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे कंपेयर करके भी हम पता लगा पा रहे हैं कि किसी स्थिति पर ऊर्जा या किसी थीटा स्थिति पर ऊर्जा U बराबर क्या रहेगी, माइनस पी कोस θ रहेगी। एक तरीका तो ये हो गया, डायरेक्टली अपन उससे कंपेयर करके किसी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा का मान आप बता सकते हैं, या किसी स्थिति थीटा पर ऊर्जा का मान आप बता सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम क्या करें कि किसी एक स्थिति पर ऊर्जा को शून्य कर दें। जैसे मान लो ये डिफरेंस है ऊर्जा का, ये दोनों दो बिंदुओं के बीच की ऊर्जा का अंतर है। तो अगर इस अंतर को हम किसी बिंदु पे ऊर्जा बनाना चाहते हैं या किसी स्थिति पे ऊर्जा बनाना चाहते हैं तो एक ऊर्जा को हमें जीरो करना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो हम U1 को जीरो कर दें तो अपने आप ही ये डिफरेंस U2 के बराबर रह जाएगा, मतलब 2 स्थिति पर ऊर्जा के बराबर रह जाएगा, मतलब किसी बिंदु या स्थिति पर ऊर्जा के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको जीरो करने के लिए, एक ऊर्जा को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं कि θ1 का मान हम यहाँ पर π/2 मान लेते हैं, क्योंकि π/2 पर कोस का मान जीरो होता है, ठीक है ना। तो θ1 को मैं π/2 मानूंगा। इसको हम शून्य ऊर्जा की स्थिति भी कहते हैं, ठीक है ना। जब द्विध्रुव यहाँ पर अगर क्षेत्र के सापेक्ष लंबवत रखा हुआ है, मतलब क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो उसकी ऊर्जा जो रहेगी वो शून्य मानी जाएगी। और ये इस ऊर्जा स्थिति से हम इसको किसी θ2 स्थिति तक ले जाना चाहते हैं, और θ2 का मान मैंने यहाँ पर थीटा मान लिया है, ठीक है। तो जब ये मान हम यहाँ रखेंगे, देखो θ2 का मान अगर हम यहाँ थीटा रख देंगे और θ1 का मान हम यहाँ π/2 रख देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस पी कोस थीटा माइनस और फिर माइनस पी कोस π/2, और ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ये टर्म जीरो होने के बाद हमें किसी बिंदु पर ऊर्जा मिल जाएगी, उस बिंदु पर ऊर्जा को हम U कह देंगे। तो U बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस पी कोस थीटा, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको ज्ञात करने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी गणना कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम ज्ञात करते हैं द्विध्रुव की विभिन्न स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा। हम द्विध्रुव को अलग अलग टाइप से विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं तो उसकी ऊर्जा किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ लिया है केस फर्स्ट, विभिन्न स्थितियों में केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री।
और इसको हम स्थायी संतुलन की अवस्था भी बोलते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि हमने द्विध्रुव को इस तरह से रखा है कि उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन जो बने वह ई वेक्टर की डायरेक्शन बने, मतलब हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा में वो रखा हुआ हो। तो इसको अपन थीटा बराबर 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का कोण जब आएगा वो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम स्थायी संतुलन की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इस स्थिति में ऊर्जा निकाल के देखते हैं। तो इस स्थिति में ऊर्जा हम निकालें तो u बराबर माइनस पी कोस थीटा से हम ऊर्जा निकालेंगे तो थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर u बराबर माइनस पी कोस 0 बनेगा, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिला के ऊर्जा का मान जो आएगा वो u बराबर माइनस पी आ जाएगा। अब इसको हमने u मिनिमम कहा है। u मिनिमम इसलिए कहा है क्योंकि ये सबसे कम ऊर्जा होती है। इस स्थिति में द्विध्रुव क्या होता है, उसकी ऊर्जा सबसे कम रहती है, और जितनी उसकी कम ऊर्जा रहेगी उतना ज़्यादा वह स्थायी रूप से वहाँ टिका हुआ रहेगा। ठीक है ना। ये नियम होता है कि किसी भी सिस्टम में अगर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है किसी पोजीशन पे तो वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थायी माना जाता है। जैसे मान लो किसी परमाणु में हम देखें तो किसी परमाणु में जो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उनकी स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर सबसे कम रहती है, तो वो वहाँ सबसे ज़्यादा स्थायी रहते हैं। वहाँ से आप किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो ये देख लो हमेशा कि स्थितिज ऊर्जा अगर कम है तो इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा रहेगा, इसीलिए इस पोजीशन पे द्विध्रुव सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था में रहता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थीटा बराबर 90, जब हम द्विध्रुव को क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री कोण पर रख दें, ठीक है ना, ई वेक्टर के साथ पी वेक्टर 90 डिग्री कोण बनाए, तो इसको हम कहते हैं शून्य ऊर्जा की स्थिति। शून्य ऊर्जा की स्थिति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में अगर आप ऊर्जा निकालोगे 90 डिग्री मान रखकर, थीटा का मान 90 डिग्री रख कर निकालोगे तो u बराबर माइनस पी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा भी 0 बन जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं अपन शून्य ऊर्जा की स्थिति। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं हम थीटा बराबर 180। थीटा बराबर 180 का मतलब हो गया जब हम द्विध्रुव को इस तरह से रखें कि वह क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री का कोण बनाए, मतलब हमारा द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसकी डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन के बीच का कोण कितना रहे, 180 डिग्री रहे। तो ये अवस्था कहलाती है अस्थायी संतुलन की अवस्था। अस्थायी कोई भी चीज़ तब होती है जब उस सिस्टम की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। तो आप देखो यहाँ पर इस स्थिति में अगर हम u का मान निकालें तो u बराबर आएगा माइनस पी कोस 180। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस पी इंटू -1 बराबर पी। तो ये ऊर्जा जो आती है मैक्सिमम है। जब भी स्थितिज ऊर्जा किसी सिस्टम की ज़्यादा होती है किसी पोजीशन पर, किसी स्थिति पर, तो वह सबसे उस समय वो अस्थायी रहता है। ठीक है ना। आप उसको वहाँ पर टिका हुआ नहीं रख सकते, वहाँ पर कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। तो इसको हम कहते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। आइए स्टूडेंट अब करते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमारा है 2.5। ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, दो आवेशों 7 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर 00 तथा 9 सेंटीमीटर 00 पर स्थित है के ऐसे निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, मतलब शुरू में उसके ऊपर कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है, कि स्थिर विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखो ये दो आवेशों को मैंने यहाँ रख दिया है। एक आवेश को मैंने Q1 नाम दे दिया 7 माइक्रोकूलाम को, इसकी पोजीशन दे दी मैंने -9 सेंटीमीटर 00। इसमें देखो y और z कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये x अक्ष पे रहेगा। ठीक है ना। तो इसको x अक्ष पे अपन ने माइनस मान होने के कारण x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में रख दिया है। ऐसे ही जो Q2 आवेश है दूसरा, वो हमारा है -2 माइक्रोकूलाम, इसको हमने पोजीशन दे दी है 9 सेंटीमीटर 00, यहाँ दी हुई है। ठीक है। तो इस निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र पहले से नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। फिर 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर अपन यहाँ पर दे देते हैं। तो देखो आंसर नंबर ए मैंने लिया है। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला जो हमारे पास है, किसी दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला जब कोई बाह्य क्षेत्र वहाँ उपस्थित नहीं हो, तो हमने पढ़ा था वो था u बराबर हमारे पास k Q1 Q2 बटा r, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था, जहाँ r क्या था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती थी। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी r निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी r निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है। हमें चिन्ह से मतलब नहीं है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर 9 और 9 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 + 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो हम r का मान 18 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं निकाल लेता हूँ। k का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻9, Q1 का मान है 7 माइक्रो, 7 × 10⁻6, Q2 का मान है -2 माइक्रो, तो -2 × 10⁻6। यहाँ पर हम आवेश को चिन्ह सहित लेंगे क्योंकि स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है ना। बटा r, r का मान 18 सेंटीमीटर है,
तो 18 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर में लेने के लिए। अब इसकी फाइनल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो देखो 9 18 को 2 बार काट देगा और ये 2 से 2 ये भी कट जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 तो यहाँ ही जाएगा। पावर्स को हम देखें तो -2 ऊपर जाके +2 जाएगा, तो ये 11 बन जाएगा। और 11 - 12 कुल मिला के 10 की घात -1 बचेगा। इसका मतलब 0.7 जूल हमारे पास मान आ जाएगा। और ये मान हमारे पास माइनस में रहेगा, सॉरी ये माइनस यहाँ था तो ये माइनस यहाँ भी लगेगा। तो -0.7 जूल इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो बी वाले का आंसर हम देते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। हम इन दोनों आवेशों को अनंत दूरी तक पृथक करना चाहते हैं, तो कितना कार्य में करना पड़ेगा। तो आप ये जानते हैं कि किया गया कार्य जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर इस सिस्टम में कोई ना कोई ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा का जो चेंज आएगा वो हमें चेंज करना है, उसके बराबर हमें कार्य करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ U2 - U1। तो U2 का मतलब बाद की पोजीशन, तो बाद की पोजीशन पे हम इन दोनों को अनंत पे ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा का मान रहेगा 0। और U1 का मतलब है अभी जिस पोजीशन में है, तो अभी जिस पोजीशन में है इसकी ऊर्जा अभी हाल हमने ए वाले में निकाली है। वो ऊर्जा थी हमारे पास -0.7 जूल, तो मैंने वो मान यहाँ पर रख दिया है। ठीक है ना, तो U2 तो अपन जब अनंत पे चले जाएंगे उस समय ऊर्जा, और U1 अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति की ऊर्जा, तो -0.7। तो कुल मिला के हमें कार्य करना पड़ेगा 0.7 जूल। तो ये धनात्मक कार्य में करना पड़ेगा यहाँ पर। आइए स्टूडेंट, अब देते हैं सी वाले का आंसर। थोड़ा आप इसको ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य क्षेत्र E बराबर A × 1/r², जहाँ A बराबर 9 × 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर में रखा गया है। मतलब आपका जो आवेश निकाय है ये अब किसी पहले से जो विद्युत क्षेत्र है उसमें लाकर रखा गया है। पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, पर पहले से विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और फिर ये निकाय बनाया गया है। तो इस तरह का विन्यास की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो इसके लिए हमें कितनी स्थितिज ऊर्जा यहाँ प्राप्त होगी या सिस्टम में कितनी ऊर्जा होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो आपको अभी हाल मैंने इसके पहले कंसेप्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य क्षेत्र उपस्थित हो तब इस फॉर्मूले से दी जाती है। U बराबर Q1 V1 एट R1 पोजिशन प्लस Q2 V2 एट R2 पोजिशन, विभव का मान प्लस दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान K Q1 Q2 बटा डेल्टा आर वेक्टर, जहाँ डेल्टा आर वेक्टर उन दोनों के बीच की दूरी होती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसी का मैं यूज करने वाला हूँ। अब आप देखो यहाँ पर पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन R1 और R2 पोजीशन पे विभव के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, और ये हमें ज्ञात होंगे इस फॉर्मूले से। आप देखो यहाँ पर E जो है वो R पर निर्भर है, मतलब E R के साथ चेंज हो रहा है। E कॉन्स्टेंट नहीं है, यहाँ पर E का मान R के साथ चेंज हो रहा है लगातार। तो पहले हमें इस फॉर्मूले के आधार पर V की गणना करनी पड़ेगी। तो देखो V का मान हम जानते हैं, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है V बराबर होता था -इंटीग्रेशन जैसे E वेक्टर डॉट DL वेक्टर लिखते थे अपन, फिर उसको R के रूप में चेंज करते थे, तो ये फॉर्मूला वहाँ आता था -EDR। तो डायरेक्टली मैंने उसी स्टेप को यहाँ पर ले लिया है। अब मैं E का मान ये रख दूंगा A/r² इंटू DR। इसमें A तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/r² DR समाकलन के अंदर बचेगा। 1/r² का समाकलन -1/r होता है, हम जानते हैं, मैंने आपसे उसमें बताया था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो किसी भी R स्थिति पर जो विभव का मान बनेगा वह A/r बनेगा। किसी भी पोजीशन R पे अगर आप हो तो वहाँ पर विभव का मान A/r रहेगा। इसी का यूज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखें, अब Q1 तो है ही सही, V1 एट R1 पोजीशन, तो V1 का मान मैं एट R1 पोजीशन बनाऊंगा तो ये बनेगा A/R1, क्योंकि R1 पोजीशन पे इसका मान हो जाएगा, R पोजीशन पे A/r है तो R1 पे हो जाएगा A/R1 प्लस Q2 यहाँ पर आ जाएगा A/R2 पोजीशन पे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा K Q1 Q2, और डेल्टा आर वेक्टर दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे अभी। तो अब इसका मान हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले मान रख देता हूँ मैं। Q1 का मान हमारे पास है देखो 7 माइक्रो, तो 7 गुणा 10 की घात -6 बट इंटू ए का मान हमारे पास है ये 9 × 10 की घात 5, और बटा में आ जाएगा R1 पोजीशन का मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष पहले आवेश की स्थिति। तो पहले आवेश की स्थिति जो है वो -9 सेंटीमीटर पर है, ठीक है ना। तो अपन इसमें दूरी का मान ले लेंगे, ये अपने को डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस का मान 9 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको 9 ले लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया।
प्लस Q2 का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -2, तो -2 गुणा 10 की घात -6, ठीक है, और इंटू 9 इंटू 10 की घात 5 और बटा R2 का मान यहाँ पर इस आवेश की पोजीशन के लिए ये दूरी, तो ये दूरी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 9 इंटू 10 की घात -2 और प्लस दोनों आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो हमारे पास थी, हमने पहले सवाल में निकाली थी, पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में इसका जो मान आया था वो -0.7 था, तो मैं यहाँ रख देता हूँ -0.7। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं ऊपर की स्टेप मिटा देता हूँ। देखो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है ना, और ये बचेगा हमारे पास u बराबर, यहाँ पर -2 भी ऊपर जाके +2 जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, +7 और ये -6, तो एक 10 बचेगा, तो इससे जाएगा ये 70, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी 9 से 9 कट जाएगा और ये भी यहाँ +7 हो जाएगा, -6 लेंगे तो एक 10 बचेगा और -2 से गुणा करेंगे तो -20 और माइनस के 0.7, तो कुल मिला के जो ऊर्जा आएगी हमारे पास वो 50 माइनस 50 नहीं बनेगा, 50, हाँ सॉरी 50 ही बनेगा, 50 माइनस 0.7 और बराबर हो जाएगा हमारे पास 49.3 जूल। तो इतनी ऊर्जा इस सिस्टम में रहेगी जब बाह्य क्षेत्र उपस्थित हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल इसको ध्यान रखें। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, उसको अपन करते हैं, चलते हैं। वाइस स्टूडेंट करते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। यह लिखा हुआ है एक पदार्थ के अणु में 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर का स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर विद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के 1 मोल को निम्न ताप पर ध्रुवित किया गया है। इसका मतलब यह इन लाइनों का कि यहाँ पर हमारे पास एक पदार्थ है और हम जानते हैं पदार्थ में बहुत अधिक संख्या में अणु होते हैं, ठीक है ना। अब इस पदार्थ का 1 मोल है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ अवोगाद्रो संख्या के बराबर पदार्थ में अणु है और हम क्या कर रहे हैं, उसको इतना विद्युत क्षेत्र लगाकर उसके अणुओं को ध्रुवित कर रहे हैं। ध्रुवित करने का मतलब होता है कि जैसे मान लो अणु में शुरू में क्या होता है, जब आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हो तो उसके धन आवेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही स्थान पे होते हैं, ठीक है ना। जो अध्रुवीय अणु होते हैं उनमें दोनों केंद्र एक ही स्थान पे होते हैं। इसके बाद जैसे आप विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर E नॉट इक्वल टू 0 का मतलब विद्युत क्षेत्र हमने अप्लाई कर दिया तो धन आवेश तो खिसक जाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना, और ऋणावेश आ जाता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और अणु का शेप चेंज होकर कुछ इस तरीके का हो जाता है और सारे के सारे अणु अपने आप को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जम जाते हैं, ठीक है ना। उनका जो पी वेक्टर है वो ई वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारे पास थीटा बराबर 0 डिग्री की कंडीशन। अब आपको यहाँ दे रखा है आगे कि अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है। इस क्षेत्र को हम 60 डिग्री कोण पे कर देते हैं, जो अभी राइट डायरेक्शन में बिल्कुल ऐसे क्षैतिज, उसको हम 60 डिग्री कोण पे कर देते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री पर। तो क्या होगा, सारे के सारे अणु जो यहाँ पर हैं वो सब अपने आप को 60 डिग्री कोण पे संरेखित कर लेंगे, मतलब नई स्थिति में जाने का प्रयास करेंगे। तो क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए। तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ये हमें ज्ञात करना है। सुविधा के लिए नमूने का ध्रुवण 100% माना जा सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमारे पास 1 मोल है और हर अणु का इतना द्विध्रुव आघूर्ण है 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। तो पहले मैं क्या करूंगा, पूरे 1 मोल का द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण, पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा, अणु है हमारे पास 6 इंटू 10 की घात 23 और एक अणु में है 10 की घात -29, तो कुल मिला के हो गया हमारे पास 6 इंटू 10 की घात -6 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना। अब देखो इस पोजीशन में हम पहले हैं, बाद में इस पोजीशन में जा रहे हैं। इस पोजीशन में इस सिस्टम की या इस पदार्थ की कोई ना कोई स्थिति ऊर्जा होगी पूरे पदार्थ की, तो वो ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। फिर हम इस नई स्थिति में पदार्थ की कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे और ऊर्जा में जो चेंज आएगा उसके अनुसार हम यहाँ पर उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन करेंगे। तो पहले मैं निकालता हूँ थीटा बराबर 0 डिग्री पर पदार्थ में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा, इसको मैं U1 कह देता हूँ। तो U1 बराबर हो जाएगा हमारे पास -P cos 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी
थीटा पोजीशन की ऊर्जा का मान माइनस पी कोस थीटा से निकाला जाता है। तो यहाँ 0 डिग्री कोण है, इसलिए माइनस पी कोस 0। तो माइनस पी का मान हमारे पास है 6 इंटू 10 की घात माइनस 6, ई का मान हमारे पास है 10 की घात 6 और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कुल मिला के ये माना जाएगा माइनस के 6 जूल। इसके बाद थीटा बराबर 60 डिग्री पर पदार्थ में विद्यमान स्थितिज ऊर्जा, तो ये मान हम U2 कह देते हैं और ये आ जाएगा कोस 60, क्योंकि 60 डिग्री कोण पर हम विद्युत क्षेत्र को संरेखित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस 6 इंटू 10 की घात माइनस 6 और ई का मान हमारे पास 10 की घात 6 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस के 3 जूल। अतः देखिए उन्मुक्त ऊर्जा का मान जो आएगा वो आएगा डेल्टा यू के बराबर, ऊर्जा परिवर्तन के बराबर, U2 माइनस U1 बराबर, U2 का मान हमने निकाला था -3 और U1 का मान था हमारे पास -6, दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास 3 जूल ऊर्जा आ जाएगी। इसका मतलब 3 जूल के बराबर ऊष्मा ऊर्जा यहाँ पर उन्मुक्त होगी। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है और आज का हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, मैं हर टॉपिक के साथ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी कवर कर रहा हूँ और जो एनसीईआरटी की बुक के पीछे के क्वेश्चन है उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। और आप देख रहे होंगे कि आप अगर चाहें तो पूरे नोट्स आप यहाँ पर अपनी कॉपी में बना सकते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को यहाँ पर बोर्ड पे लिखकर आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे नोट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं और पूरे 100 में से 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।